और इस बीच ऋषिकेश से बड़ी खबर आ रही है खराब मौसम को लेकर। और यहां बता दें एआईएमआई एम्स के हॉस्टल में संदिग्ध परिस्थितियों में एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर का शव मिला है। ये बड़ी खबर बताया जा रहा है कि शव आंध्र प्रदेश के रहने वाले 30 साल के डॉक्टर श्री जगपति बाबू का है। कमरा अंदर से बंद था। शव के पास ही सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो ऋषिकेश से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर एम्स के हॉस्टल में संदिग्ध परिस्थितियों में एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर का शव मिला है। बताया जा रहा है शव आंध्र प्रदेश के रहने वाले 30 साल के डॉक्टर श्री जगपति बाबू का है। कमरा अंदर से बंद था। शव के पास सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पिथौरागढ़ थल रोड में भारी लैंडस्लाइड हो गया। यहां पर मुआनी से आगे एक बड़ी पहाड़ी भरभरा कर नीचे आ गई। इस दौरान कई टन मलबा भी सड़क पर आ गया। लैंडस्लाइड होने से रोड भी बंद हो गई है। जिस तरह से पहाड़ी भरभरा कर गिरी उससे रोड का जल्दी खुलना मुश्किल है। इस रोड की मदद से थल, बेरीनाग, नाचनी और मुनस्यारी के लोग आवाजाही करते हैं। सड़क बंद होने से कई गांवों का संपर्क मुख्यालय से कट चुका है। और विकासनगर में बिनहार के पास पहाड़ दरकने से मैदान गांव खतरे की जद में आ गए। वहीं पहाड़ से गिर रहे मलबे से लांघा, बिनहार, मटोगी मोटर मार्ग पूरी तरीके से बंद हो गया है। पहाड़ से लगातार गिर रहे मलबे के कारण आसपास के गांवों में रहने वाले ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पिछले 24 दिन से लगातार बंद चल रहा है। यमुनोत्री हाईवे जंगल चट्टी, बनास, फूल चट्टी, कृष्णा चट्टी के पास भूधसाव और भूस्खलन के चलते बंद है और जिससे 12 गांवों के ग्रामीणों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही 17 ग्रामीण सड़कें भी बंद होने के कारण कई गाँव के ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उत्तरकाशी में मोरी के कलाप गांव के ग्रामीण ट्रॉली नदी पार करने को मजबूर है। नदी पर पुल नहीं होने से ट्रॉली से लोग नदी पार कर रहे हैं, जो खतरनाक है। महिलाएं खुद ट्रॉली को खींचकर नदी पार कर रही हैं। ट्रॉली से नदी पार करते वक्त कई बार हादसे भी हो चुके हैं। उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी में बनी झील का जलस्तर कम हो गया है और झील से अब कोई खतरा नहीं है। छोटी छोटी नदियों से आए मलबे के कारण नदी का तल काफी उठ गया है, जिससे गंगा नदी में हल्की झील दिखाई दे रही है, लेकिन इसकी गहराई काफी कम है। तो पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम बदल गया और सुबह शाम बारिश से तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं अगले कुछ दिन पहाड़ों में इसी तरीके का मौसम बने रहने की उम्मीद है। चमोली में बारिश से सबसे ज़्यादा सड़कों को नुकसान हुआ है। कई रोड बंद हैं, जिसे खोलने का काम किया जा रहा है। और नैनीताल में न्यूज़ 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। नैनीताल के माल रोड में धंसाव हो रहा है और कभी भी झील में सड़क आ सकती है। इसकी खबर न्यूज़ 18 पर चलने के बाद अब अधिकारी एक्टिव हो गए। सोमवार को पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, माल रोड का निरीक्षण किया। इस दौरान कई अधिकारियों ने इसकी नापजोख भी की। हालांकि निरीक्षण के बाद अब विशेषज्ञों को इसके ट्रीटमेंट और रोकथाम के लिए बुलाया गया है, जो 22 सितंबर के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल नैनीताल जिला प्रशासन ने इस लोअर माल रोड पर गाड़ियों के आवाजाही को बंद कर रखा है। इसमें जो है ये जो है सेटलमेंट हो रहा है और लगभग 2-2.5 मीटर का है इसका सेटलमेंट ना। 5 मीटर के टोटल रोड है, इसमें 2-2.5 मीटर सेटलमेंट हो गया है। अब हमारी जो इसका क्योंकि जो टीम आ रही है 22 तारीख से काम शुरू करेंगे, तो माइक्रो पाइलिंग के द्वारा जो है इस्टेब्लिश जो हम इसको जो है सही करने का प्लान है। केदारनाथ धाम के लिए आज से हेली सेवा शुरू होनी थी, लेकिन सुबह से केदार घाटी में मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाए और अभी भी केदार घाटी में मौसम खराब है। बता दें आज केदारनाथ के लिए से सिरसी, गुप्तकाशी, फाटा से हेली सेवा शुरू होनी थी और 22 सितंबर तक की कई टिकटों की बुकिंग फुल हो चुकी है। 15 जून को हादसे के बाद लगी 3 महीने बाद रोक थी। अब अगर कल मौसम साफ हुआ तो हेलीकॉप्टर से उड़ान भरा जा सकता है। अभी तो जो केदारनाथ का मौसम है वो अभी फ्लाइंग के लिए अभी उपयुक्त नहीं है, तो इस वजह से अभी मॉर्निंग से हमारी एक भी फ्लाइट नहीं हो पाई है केदारनाथ हेलीकॉप्टर की। डीजीसी टीम जो आई हुई है उसका भी अभी केदारनाथ हेलीपैड का एक
दौरा पेंडिंग है, जो भी उनके द्वारा किया जाएगा और उसके उपरांत ही सारे ऑपरेटर्स को उड़ने के लिए अनुमति दी जाएगी। हरिद्वार के कनखल में फायरिंग की घटनाओं से सनसनी मची हुई है। यहाँ 3 हुड़दंगी बाइक सवार युवक घूम घूमकर हवाई फायरिंग करते रहे। युवकों की करतूत सीसीटीवी में कैद भी हुई है और नकाबपोश युवकों ने पहले जगजीतपुर में पीट बाजार के पुलिया और फिर वाल्मीकि बस्ती में फायरिंग कर दहशत फैलाई। हवाई फायरिंग की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची लोगों से पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि तीनों युवक आसपास के रहने वाले हैं, जिनकी पहचान कर ली गई है। पुलिस का दावा है कि जल्द आरोपियों को पकड़ा जाएगा। युवकों ने फायरिंग क्यों की, इसकी वजह अभी साफ नहीं। हरिद्वार के कई रिहायशी इलाकों में जंगली हाथियों की दस्तक से लोगों में काफी दहशत बनी हुई है। यहाँ 7 जंगली हाथियों का एक झुंड लश्कर की एक रिहायशी कॉलोनी में आदम का वीडियो में नजर आ रहा है कि 7 हाथी एक के बाद एक रास्ते से गुजर रहे हैं। हालांकि इन हाथियों ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन लगातार रिहायशी इलाकों में हाथियों की दस्तक से लोगों में दहशत बनी है और लोग वन विभाग से हाथियों की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। देहरादून से बेंगलुरु के लिए नई हवाई सेवा का सोमवार से शुभारंभ हो गया है। देहरादून की जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बेंगलुरु की फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद अब देहरादून देश के कई महत्वपूर्ण शहरों से सीधे जुड़ गया है। इससे उत्तराखंड में पर्यटन, व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। सीएम धामी ने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों तक हवाई सेवा की पहुंच को सुनिश्चित करने में राज्य सरकार सक्रिय भूमिका निभा रही है। इसके साथ ही सीएम धामी ने एयरलाइंस कंपनी के प्रति भी आभार जताया है। और देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आरबीआई संजय मल्होत्रा से मुलाकात की है। इसमें राज्य के आर्थिक विकास, बैंकिंग विस्तार और डिजिटलीकरण पर चर्चा की है। सीएम धामी ने पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं बढ़ाने और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए सहयोग मांगा है। वहीं पर आरबीआई गवर्नर ने राज्य को हर संभव मदद का आश्वासन दिया और कहा कि राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग को सशक्त बनाया जाएगा। कल यानी कि 16 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है, लेकिन सीएम धामी ने अपने जन्मदिन पर कोई उत्सव या औपचारिक आयोजन न करने का फैसला लिया है। उन्होंने इसे सेवा और सादगी को समर्पित करते हुए कहा कि ये दिन आपदा प्रभावित और जरूरतमंदों की मदद में बिताया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से स्वच्छता, वृक्षारोपण, शिक्षा, सहयोग और राहत कार्यों में भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि सेवा और त्याग की भावना ही उत्तराखंड की पहचान है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने एक एक करके बीजेपी नेताओं को टारगेट पर लिया है, तो अब बीजेपी नेताओं की तल्ख प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लग गई हैं। रुद्रप्रयाग से बीजेपी के विधायक भरत चौधरी ने हरक सिंह को राजनीति का मस्खराबाज कह दिया है। देखिए। में बीजेपी से बाहर किए जाने के बाद हरक सिंह रावत राजनीति के मन से लगभग गायब हो गए थे, लेकिन अब 2027 की आहट से पहले हरक सिंह अचानक से एक बार फिर तेवर में हैं और एक्शन में नजर आने लगी। 5 साल तक जिस पार्टी में कैबिनेट मंत्री थे, अब उसी पार्टी को कोस रहे हैं। हरक ने एक एक कर बीजेपी नेताओं को निशाने पर लेना शुरू किया, तो बीजेपी नेताओं ने भी पलटवार शुरू किया। भरत चौधरी ने हरक को राजनीति का मस्खराबाज बता डाला। देखिए, जब भी सेंटर स्टेज पर कोई मस्खरा, कोई विदूषक आता है तो लोगों की बहुत रुचि उसमें बढ़ जाती है। जिस तरह से आजकल वो एक राजनीतिक मस्खरे की भूमिका निभा रहे हैं, मुझे बड़ा ताजुब है, क्योंकि आज उनकी प्रासंगिकता पूरी तरह से खारिज कर चुकी है उत्तराखंड की जनता। दिलचस्प बात ये भी है कि भरत चौधरी उसी सीट से विधायक हैं जहां पहले हरक सिंह भी चुनाव जीत चुके हैं। लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत और कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी भी हरक सिंह को अपने अपने अंदाज में घेर चुके हैं। हरक इन दोनों सीट पर भी पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं। हरक के खिलाफ बयानबाजी को कांग्रेस बीजेपी के इन नेताओं का डर करार दे रही है।
निश्चित तौर पे घबराहट है। आप लैंसडाउन के विधायक से पूछेंगे तो वो भी यही भाषा का इस्तेमाल करेगा, आप रुद्रप्रयाग के विधायक से पूछेंगे तो वो भी इसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ जहाँ हरक सिंह रावत चुनाव लड़े और चुन करके विधायक बने, आप अभी रितु खंडूरी जी ने क्या कहा था उनके बारे में। रितु खंडूरी जी कोटद्वार से विधायक है और कोटद्वार से ही हरक सिंह जी विधायक रहे, तो उन्होंने भी उनके ऊपर टिप्पणी की थी। कांग्रेस भले ही हरक का बचाव कर रही हो, लेकिन हरक को लेकर उसके भीतर भी हलचल है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के कुछ नेताओं को आशंका है कि हरक माहौल बनाकर फिर से पाला न बदल दे। लिहाजा अब जब चुनावी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, तो हरक सिंह की एक एक चाल को बीजेपी भी देख रही है और कांग्रेस भी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और धामी सरकार नन्ही परी मामले में रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी। पीड़ित के परिजनों से फोन में बात करने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह भरोसा दिलाया है। दर्जाधारी राज्य मंत्री गणेश भंडारी का कहना है कि सरकार इस मामले में रिव्यू पिटीशन दाखिल करने जा रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री कानून के जानकारों से राय ले रहे हैं। नन्ही परी के आरोपी को हाईकोर्ट से मौत की सजा मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी अख्तर को बरी कर दिया। इसके बाद लोगों में काफी आक्रोश भी देखने को। पुनर्विचार याचिका दायर की जा सकती है सरकार की ओर से, तो इसके संदर्भ में प्रयास किए जा रहे हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है कि सरकार पूरी तरह से नन्ही परी के परिवारजनों के साथ है और इसके साथ साथ न्याय उनके परिवारजनों को मिले। आईआईटी रुड़की से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक छात्रा डांस करती हुई नजर आ रही है। वीडियो इतना ज्यादा लोकप्रिय हो गया है कि इसके छोटे छोटे क्लिप बनकर लोग यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर रील के रूप में शेयर कर रहे हैं। लेकिन अब इस वीडियो को लेकर आईआईटी रुड़की को भी निशाने पर लिया जा रहा है, जिसके बाद आईआईटी रुड़की ने अपना बयान जारी किया है। सुनिए। जिस डांस करती लड़की को आप देख रहे हैं, इस वीडियो को लेकर नया बवाल छिड़ गया है। वीडियो पर लोगों की तरह तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। इस वायरल वीडियो में आईआईटी रुड़की की एक छात्रा जलेबी बाई के गाने पर इतना शानदार डांस करती दिख रही है कि लोग देखते ही रह गए। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर वीडियो के छोटे छोटे क्लिप्स रील्स के रूप में वायरल हो रहे हैं। छात्रा पर हर स्टेप और मूवमेंट गाने के बीट्स के साथ इतने परफेक्ट हैं कि लोग हैरान हैं। साफ है कि इस डांस के पीछे घंटों की मेहनत और प्रैक्टिस है, लेकिन इस डांस को लेकर अलग तरह का बवाल अब मच गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर आईआईटी रुड़की में होने वाले सालाना फेस्ट थॉम्सो का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में एक स्टूडेंट डांस कर रही है, जिसको लेकर तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। सोशल मीडिया में कई यूजर्स ने वीडियो को देखकर सवाल उठाए। हालांकि आईआईटी रुड़की ने सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहे वीडियो को लेकर चेतावनी दी है कि वीडियो के माध्यम से आईआईटी रुड़की की प्रतिष्ठा को धूमिल करने वालों के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। आईआईटी रुड़की ने अपने जारी बयान में कहा कि संस्थान की प्रतिष्ठा धूमिल करने के इरादे से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया जा रहा है। आईआईटी रुड़की ऐसी गतिविधियों की कड़ी निंदा करता है। आईआईटी रुड़की इस वीडियो को वायरल करने वालों के खिलाफ एक्शन लेगा और मुकदमा भी दर्ज कराएगा। आईआईटी रुड़की का नाम सुनते ही दिमाग में किताबें, रिसर्च, लैब और टॉपर स्टूडेंट्स की तस्वीर उभरती है। लेकिन इस बार ये मशहूर संस्थान किसी टेक्निकल इनोवेशन की वजह से नहीं, बल्कि धांसू डांस वीडियो की वजह से सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर एक स्टूडेंट का एक ऐसा जलवा देखने को मिला कि लाखों लोग दंग रह गए। ये वीडियो 2023 का बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर अब 2025 में बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के फिर से वायरल हो रहा है। हालांकि अब इसके बाद आईआईटी रुड़की का प्रबंध अब सख्त हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तराखंड। खबरें जारी हैं, अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। हरिद्वार पुलिस ने कुख्यात सुनील राठी के नाम से 5 लाख की रंगदारी मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रॉपर्टी डीलर ने अपने ही परिचित को फोन करके फिरौती मांगी थी। नैनीताल हाईकोर्ट ने बेताल घाट ब्लॉक प्रमुख चुनाव में गोलीकांड के आरोपी हेमंत बलौदी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने जांच में सहयोग करने के आदेश दिए।
नैनीताल में खैरखेत गांव के लोगों ने अपने गांव का रास्ता खुद ही बना दिया है। पहाड़ से मलबा आने से रास्ता बंद हो गया था। प्रशासन को सूचना देने के बाद भी कोई नहीं आया। कोटद्वार में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जाने को लेकर जगह जगह हंगामा देखने को मिल रहा है। आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर परिसर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसका लगातार विरोध भी हो रहा है। विकासनगर के डाकपत्तर और जीवनगढ़ क्षेत्रों का विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने दौरा किया। चौक सीवर लाइन को जल्द खोलने के निर्देश दिए। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद को बीजेपी ने प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया। स्वामी यतीश्वरानंद को कार्यकर्ता बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। अल्मोड़ा में अभियंता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इंजीनियर्स ने रक्तदान के साथ ही कई रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी। हरिद्वार से किसान 17 सितंबर को संसद के लिए कूच करेंगे। पैदल मार्च के जरिए किसानों की कई मांगों को उठाया जाएगा। चंपावत जिले की 29वीं वर्षगांठ पर डीएम सभागार में अधिकारियों के साथ मिलकर जिले को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। वहीं केक भी काटा गया। भारत नेपाल के बीच लंबे वक्त से सीमा विवाद गहराया है। केपी ओली सरकार ने कई मौकों पर पिथौरागढ़ के 3 बॉर्डर गांवों को अपना बताया है। ऐसे में दोनों मुल्कों के रिश्तों में तल्खी भी साफ देखी गई। लेकिन अब जब जेनजी आंदोलन के बाद नेपाल में नई सरकार बनी है तो रिश्ते बेहतर होने की उम्मीद एक बार फिर से जग गई है। देखिए। भारत नेपाल के बीच काला पानी का विवाद लंबे समय से है, लेकिन नेपाल के एक्स पीएम केपी ओली के कार्यकाल में दोनों मुल्कों के बीच सीमा विवाद लगातार बढ़ता रहा। हालात तो ये थे कि नेपाल ने भारत के गुंजी, नाबी और कुटी गांव को ही अपना बता दिया। इतना ही नहीं, अपने दावे को मजबूत करने के लिए ओली सरकार ने नया राजनीतिक नक्शा भी संसद में पास करवाया। यही नहीं, इस नक्शे को नेपाली करेंसी में प्रिंट भी करवा डाला। वहीं सीमा विवाद के कारण रोटी बेटी के रिश्ते वाले दोनों मुल्कों के बीच संबंध काफी तल्ख हो गए थे। ओली का चाइना प्रेम किसी से छिपा नहीं था। ऐसे में भारत नेपाल के रिश्तों की डोर नेपाली सियासत के मिजाज पर ही टिकी नजर आती है। जो राजनीतिक सत्ता में जो दल रहे हैं उनके अलग अलग अप्रोच रहा है। जैसे जैसे सत्ता बदलती रही है या सत्ता पर जो लोग आते रहे शीर्ष नेतृत्व पर, उनका अलग अलग दृष्टिकोण रहा है। उसी के हिसाब से भारत और नेपाल के बीच जो सीमा विवाद हो या अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संबंध होते हैं उन पर थोड़ा बहुत बदलाव या फेरबदल हमें देखने को मिलता है। नेपाल के बदले राजनीतिक हालात में अब सरकार की बागडोर सुशीला कार्की के हाथों में है। अंतरिम पीएम सुशीला कार्की की पढ़ाई भी भारत के बीएचयू में हुई है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि नेपाली सियासत का ये बदलाव दोनों मुल्कों के रिश्तों में नई गर्माहट लाएगा। वर्तमान प्रधानमंत्री बनी हैं, वो उन्होंने भी भारत में ही शिक्षा ग्रहण की है, बीएचयू की पढ़ी हुई है और उम्मीद है कि वो पुरानी हमारी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए भारत के साथ में उसी तरह के रोटी बेटी के संबंध बनाएंगे जैसे सदियों से यहाँ पे चले आ रहे हैं। भारत और नेपाल के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक रिश्ते सदियों से मजबूत रहे हैं, लेकिन बीते कुछ सालों में लगातार गहराते सीमा विवाद ने इन रिश्तों की गर्माहट को जरूर कम किया है। ऐसे में जब अब नेपाल की सियासत पूरी तरह से बदल गई है, दोनों मुल्कों के बीच जहां सीमा विवाद का हल होने की उम्मीद जगी है, वहीं पुराने रिश्ते बहाल होने की भी पूरी गुंजाइश बनी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। रुड़की में अवैध रूप से स्नेक वेनन सेंटर चलाने और बड़ी मात्रा में सांप बरामद होने के मामले में वन विभाग के हाथ एक हफ्ते बाद भी खाली हैं। वन विभाग अभी तक आरोपी सेंटर संचालक नितिन कुमार की गिरफ्तारी नहीं कर पाया है। 9 सितंबर को एक एनजीओ की शिकायत के बाद रुड़की के खंजरपुर गांव में अवैध रूप से संचालित स्नेक वेनन सेंटर पर छापेमारी हुई थी, जहां से 86 सांप बरामद हुए थे और तब से सेंटर के संचालक की तलाश की जा रही है। वहीं चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। में कार्रवाई गतिमान है।
बहुत जल्दी रिजल्ट मिलने का उम्मीद है। मैंने डायरेक्टर राजा जी को इससे संबंध में जांच अधिकारी नियुक्त किए हैं। एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो कि अपने आप में भी एक्सटेंसिव है, उसको हमने ऑलरेडी भेज चुके हैं। हरिद्वार में पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपी उत्तराखंड और यूपी में कई जगहों पर वाहन चोरी की घटनाओं में शामिल थे। पुलिस ने आरोपी के पास से 20 बाइक बरामद की है। बहादुराबाद थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान युवकों को पकड़ा था, जिसके बाद सख्ती से पूछताछ करने के बाद उसने सच्चाई उगल दी। तीनों युवक हरिद्वार जिले के लक्सर के रहने वाले हैं। ये एक इंटरस्टेट गैंग के मेंबर है जिन्होंने हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में जनपद हरिद्वार में कई स्थानों पर मोटरसाइकिलों की चोरी की है। जिस मोटरसाइकिल पे इनको चेकिंग के दौरान रोककर पकड़ा गया था, वो मोटरसाइकिल भी थाना बहादुराबाद से ही चोरी की गई थी। टोटल इनकी निशानदेही पे 20 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। प्रदेश में चल रहे ऑपरेशन कालनेमी का स्वरूप बदलने लग गया है। पुलिस अब सोशल मीडिया से धर्म की आड़ में होने वाली आपराधिक गतिविधियों पर भी नजर रख रही है और हिंदू संगठन भी इसके बृहद रूप को सही ठहरा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी फर्जी बाबाओं पर शिकंजा कसने से शुरू हुआ था, जिसमें अभी तक 5,500 बाबाओं का सत्यापन और 1200 पर कार्रवाई की गई, जो कई बाबा धर्म की आड़ में ठगी, चमत्कारी औषधि और सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग करते मिले। इस अभियान में पुलिस ने आधा दर्जन बांग्लादेशियों को भी पकड़कर वापस भेजा। ऑपरेशन के खुलासे धर्मांतरण और देश विरोधी गतिविधियों से भी जुड़े रहे। अब यही ऑपरेशन सोशल मीडिया जिहाद, लव जिहाद और साइबर फ्रॉड पर भी नकेल कस रहा है। 170 बीएनएसएस में 172 बीएनएसएस में कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा जो अलग अलग धाराओं में जैसे धर्म परिवर्तन के भी कुछ केसेस आए, इवन यूएपीए के भी केसेस हमने यूएपीए भी लगाया। तो जिस इसमें वो परिधि में वो आता है, केस बैठता है, तो चाहे पॉक्सो हो, 376 हो, इसके अलावा सिर्फ उद्देश्य यह है कि कालनेमी ऑपरेशन हमने दिया है, बल्कि जो भी धारा उस पर बनती है उस धारा पे हमने कार्रवाई अब तक करी है। ये जो 1182 जो हमने केसेस किए है कार्रवाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी स्पष्ट किया है, इस अभियान में ढिलाई की कोई गुंजाइश नहीं होगी, जिसे हिंदूवादी नेताओं ने भी स्वीकार किया है और फर्जी बाबाओं के साथ ढोंगियों पर हो रही कार्रवाई के साथ जिहादियों पर भी सख्ती की कार्रवाई की मांग की है।